मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम फिर से हाजिर हैं DSSB PGT हिंदी के प्रश्न पत्र के साथ। यह पेपर DSSB PGT हिंदी मेल का है, जो कि 23 जुलाई 2018 को हुआ। इवनिंग शिफ्ट का प्रश्न पत्र है। इससे पहले भी हमने DSSB PGT हिंदी मेल का मॉर्निंग शिफ्ट का प्रश्न पत्र आपके लिए अपलोड कर रखा है, और PGT हिंदी फीमेल का भी हमने प्रश्न पत्र अपलोड कर रखा है। साथ ही TGT हिंदी के सभी प्रश्न पत्र भी हमने आपके लिए अपलोड कर रखे हैं। आप उन सभी प्रश्न पत्रों को ज़रूर देखें। इस पेपर में कुल मिला के 300 प्रश्न होंगे, जिसमें से 200 नंबर हिंदी विषय से संबंधित होंगे। आज हम इन्हीं प्रश्नों के ऊपर बात करेंगे। वीडियो काफ़ी लंबी होगी, कुछ आसान प्रश्न भी होंगे, कुछ मुश्किल प्रश्न भी होंगे, तो इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो मित्रों, शुरू करते हैं विषय से संबंधित प्रश्नों को। मित्रों, सब्जेक्ट से रिलेटेड प्रश्न शुरू होते हैं। कुल मिला के 200 प्रश्न होंगे। देखिए, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना पद्माकर की है? 4 ऑप्शन होंगे। सही आंसर है इसका गंगा लहरी। और ये रचना उनकी अंतिम रचना मानी जाती है पद्माकर की, जिसमें उन्होंने गंगा का महत्व बताया है। केशव दास की रचना नहीं है। 4 ऑप्शन होंगे यहाँ पे, तो चौथा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, रामलला नहछू। यह तुलसीदास की रचना है। बाकी अन्य रचना केशव दास की है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भक्ति काल का समय है, तो सही आंसर है इसका संवत 1375 से 1700 विक्रमी। 4th ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा साहित्य आदिकाल का नहीं है? 4 ऑप्शनों में से दूसरा ऑप्शन सही है, प्रगतिवादी साहित्य। बाकी अन्य सभी साहित्य सिद्धनाथ और जैन आदिकाल के अंतर्गत आते हैं, जबकि प्रगतिवादी साहित्य आधुनिक काल के अंतर्गत आता है। इसलिए यहाँ पे दूसरा ऑप्शन सही होगा। भक्ति के उदय के संदर्भ में भारतीय चिंता का स्वाभाविक विकास संबंधी अवधारणा किस आलोचक की है? सही आंसर है इसका हजारी प्रसाद द्विवेदी। मिर्गावत किसकी रचना है? सही आंसर है इसका कुतुबन। ये सूफी परंपरा के अंतर्गत माने जाने वाली रचना है। यह रचना 1503 ईस्वी की मानी जाती है। सोहिला किसकी रचना है? सही आंसर है गुरु नानक। चंद्रवरदाई किसके दरबारी कवि थे? तो सही आंसर है पृथ्वीराज चौहान। और इन्होंने रचना की थी पृथ्वीराज रासो की। अष्टछाप के कवि नहीं हैं। तो देखिए, ये प्रश्न सभी पेपरों में हमने देखा, पिछले जो ऑनलाइन हुए हैं DSSB के। तो यहाँ पे नाभा दास अष्टछाप के कवि नहीं हैं, ये राम भक्त शाखा के अंतर्गत आते हैं। बाकी अन्य सभी कवि अष्टछाप के अंतर्गत आते हैं। अखरावट किसकी रचना है? सही आंसर है मलिक मोहम्मद जायसी। पहला ऑप्शन होगा। भूषण की रचना नहीं है। देखिए, आखिर की तीनों रचनाएं भूषण की हैं, जो कि रीतिकाल के कवि थे। वीर रस की कविताएं लिखते थे रीतिकाल में। फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, भूषण की रचना नहीं है। यह रचना केशव दास की है। यह रचना 1612 ईस्वी की मानी जाती है। ललित ललाम किसकी रचना है? सही आंसर है इसका मतीराम। काफ़ी आसान से प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन प्रेम मार्गी शाखा के कवि नहीं है? सही आंसर है इसका दादू दयाल। दादू दयाल संत काव्य परंपरा के अंतर्गत आते हैं, भक्ति काल के अंतर्गत। बाकी अन्य सभी लेखक प्रेम मार्गी शाखा के अंतर्गत आते हैं। अमीर खुसरो ने क्या नहीं लिखा? सही आंसर है उलट बांसी। उलट बांसी कबीर से संबंधित है। बाकी अन्य
अमीर खुसरो से संबंधित है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। मीराबाई के इष्ट देव हैं, मीराबाई के इष्ट देव हैं कृष्ण, उन्होंने कृष्ण को मानकर ही रचनाएं की हैं। निम्नलिखित में से कौन कृष्ण भक्ति शाखा के कवि नहीं हैं? 4 ऑप्शन में से सही आंसर है तुलसीदास। तुलसीदास राम भक्ति शाखा के अंतर्गत आते हैं, बाकी अन्य कृष्ण भक्ति शाखा के अंतर्गत आते हैं। विद्यापति ने किस भाषा में रचना नहीं की है? यह नहीं पूछा है, तो खड़ी बोली में विद्यापति ने रचना नहीं की है। आदिकाल के कवि हैं, तो आदिकाल के समय संस्कृत, अवहट्ठ, मैथिली इन सभी भाषाओं में रचनाएं होती थी और विद्यापति ने इन सभी भाषाओं में रचना की है। जबकि खड़ी बोली आधुनिक हिंदी की बोली है, जिस बोली को हम लिखते हैं, बोलते हैं, पढ़ते हैं। तो सही आंसर होगा तीसरा ऑप्शन। सतसई के रचनाकार हैं, तो सतसई के रचनाकार हैं बिहारी। रीतिमुक्त कवि नहीं हैं, रीतिमुक्त कवि नहीं है देव, देव रीतिबद्ध कवि हैं, बाकी अन्य सभी रीतिमुक्त कवि हैं। रीतिमुक्त कवि 4 कवि हैं, घनानंद, बोधा, ठाकुर और आलम। आदिकाल को वीरकाल किसने कहा है? तो सही आंसर है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। बाल मुकुंद गुप्त किस नाम से लिखते थे? सही आंसर है शिव शंभू। काफ़ी आसान से प्रश्न लग रहे हैं और काफ़ी रिपीट भी हो रहे हैं। प्रयोगवाद की प्रवृत्ति नहीं है, भावप्रवण दृष्टि। कवि और कविता निबंध के लेखक हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। सरस्वती पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी। आचरण की सभ्यता निबंध के लेखक कौन हैं? तो सही आंसर है सरदार पूरण सिंह। निम्नलिखित में से कौन सा नागा अर्जुन की रचना नहीं है? तो युगांत नागा अर्जुन की रचना नहीं है, यह रचना सुमित्रा नंदन पंत की है, बाकी अन्य सभी रचनाएं नागा अर्जुन की हैं। तीसरा सप्तक का प्रकाशन कब हुआ? तो देखिए तार सप्तक से रिलेटेड प्रश्न जरूर हम देख रहे हैं। सही आंसर है 1959 में। 7 कवियों का समूह जिसमें 7 कवियों की रचनाएं छपती थी, अज्ञे इसके संपादक थे और 1959 में तीसरा तार सप्तक प्रकाशित हुआ। सबसे पहला 1943 में, दूसरा 1951 में, फिर 1959 में तीसरा और 1978 में चौथा। हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा है? सही आंसर है इसका उदंत मार्तंड। तार सप्तक के कवि नहीं हैं, तो यहाँ पे मतलब है पहले तार सप्तक से, तो यहाँ पे धर्मवीर भारती पहले तार सप्तक के कवि नहीं हैं। बाकी अन्य कवि गिरिजा कुमार माथुर, रामविलास शर्मा, भारत भूषण अग्रवाल, ये सभी तार सप्तक के कवि हैं। देखिए तार सप्तक के जो 7 कवि माने जाते हैं, यहाँ पे 3 ऑलरेडी दे रखे हैं। बाकी जो शेष कवि हैं नेमिचंद्र जैन, गजानन माधव मुक्तिबोध, भारत भूषण अग्रवाल, सच्चिदानंद हीरानंद वास्य अज्ञे और प्रभाकर माचवे। तो इस तरह से 7 कवियों का समूह था। अगला प्रश्न, कारवां एकांकी के लेखक कौन है? तो सही आंसर है भुवनेश्वर। काफ़ी प्रश्न रिपीट भी हो रहे हैं पिछले प्रश्न पत्रों के। रानी केतकी की कहानी के रचनाकार कौन है? तो सही आंसर है इंशा अल्लाह खां। ये आरंभिक खड़ी बोली की रचनाएं हैं, आधुनिक हिंदी की। मुकुटधर पांडे कृत हिंदी में छायावाद निबंध श्रृंखला किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? थोड़ा सा मुश्किल सा प्रश्न। सही आंसर है श्री शारदा। दूसरा ऑप्शन सही होगा। शांत पथिक नामक काव्यानुवाद किसने किया? तो सही आंसर है श्रीधर पाठक। यह जो कविता थी ये अंग्रेजी के राइटर गोल्डस्मिथ की थी और अंग्रेजी में उन्होंने इसे द ट्रैवलर के नाम से लिखा।
और इसका अनुवाद शांत पथिक के नाम से श्रीधर पाठक ने किया। प्रगतिवाद की विशेषता नहीं है। वैयक्तिकतावाद प्रगतिवाद की विशेषता नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है? रक्षाबंधन जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है, बाकी अन्य जयशंकर प्रसाद के नाटक हैं। रक्षाबंधन हरि कृष्ण प्रेमी का है। इसलिए पहला ऑप्शन सही होगा। हिंदी नई चाल में ढली। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने यह उद्घोषणा किस वर्ष की? तो सही आंसर है 1873 ईस्वी। परीक्षा गुरु उपन्यास के लेखक कौन है? लाला श्रीनिवास दास इसका सही आंसर है। 1882 में यह उपन्यास प्रकाशित हुआ। हिंदी का पहला उपन्यास माना जाता है। वैदेही वनवास के रचयिता कौन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद इसका सही आंसर होगा और यह उपन्यास 1940 में प्रकाशित हुआ। आषाढ़ का एक दिन नाटक के रचनाकार कौन है? तो सही आंसर है इसका मोहन राकेश। यह नाटक 1958 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। प्रसिद्ध हिंदी कहानी उसने कहा था के लेखक कौन है? सही आंसर है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। यह कहानी 1915 ईस्वी में प्रकाशित हुई। काफ़ी फेमस कहानी थी। नागरी नीरद पत्रिका कौन निकालते थे? तो सही आंसर है इसका बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन। मीराबाई की काव्य कौन सी भाषा में थी? मीराबाई ने राजस्थानी भाषा में अपनी काव्य रचनाएं की हैं, तो फोर्थ ऑप्शन सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा हरिवंश राय बच्चन कृत आत्मकथा नहीं है? अपने धरती अपने लोग दूसरा ऑप्शन सही होगा। यह हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा नहीं है, यह रामविलास शर्मा की आत्मकथा है। बाकी अन्य हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है। बसेरे से दूर, क्या भूलूं क्या याद करूं, नीट का निर्माण फिर कृष्णा सोबती कृत हम हशमत किस विधा की रचना है? तो सही आंसर है इसका संस्मरण। फोर्थ ऑप्शन सही होगा। निम्नलिखित में से डैश निराला की कविता नहीं है? तो चारों ऑप्शन में से सही आंसर है बाघ। यह कविता केदारनाथ सिंह की है। तूफानों के बीच शीर्षक से किसके रिपोर्टाज प्रकाशित हैं? सही आंसर है रांगेय राघव। लंबी कविता अंधेरे में किसके द्वारा रचित है? सही आंसर है इसका गजानन माधव मुक्ति बोध। महादेवी वर्मा का संस्मरणात्मक रेखाचित्र नहीं है, याद हो कि न याद हो। फोर्थ ऑप्शन सही होगा। बाकी अन्य महादेवी वर्मा का रेखाचित्र है। याद हो कि न हो इसके रचनाकार है काशीनाथ सिंह। कामायनी में कितने सर्ग हैं? तो सही आंसर होगा 15, पहला ऑप्शन सही होगा। भारतेंदु द्वारा रचित मौलिक नाटक है अंधेर नगरी। बाकी अन्य रचनाएं अनुदित रचनाएं हैं। मलयस की डायरी का संपादन किसने किया? तो सही आंसर है नामवर सिंह ने। देखिए यहाँ पे एक कविता की लाइन है, यह किसके द्वारा लिखी गई है? तो सही आंसर है इसका अमीर खुसरो। थोड़ा अस्पष्ट है। निर्गुण कौन देश को बासी पंक्ति किसके द्वारा रचित है? तो सही आंसर है सूरदास। यह भ्रमर गीत से लिया गया है। बिहारी की काव्य भाषा थी? तो बिहारी की काव्य भाषा थी ब्रज भाषा। कबीर वाणी के डिक्टेटर थे। कबीर की भाषा के संदर्भ में यह कथन किसका है? सही आंसर है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। अशोक के फूल किसके निबंधों का संग्रह है? सही आंसर होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। राहुल सामकृत्यायन कृत किन्नर देश में
एक डैश है, तो यह है यात्रा वृत्तांत। रामचंद्र शुक्ल के निबंध आरंभ में किस नाम से प्रकाशित हुए थे? सही आंसर है इसका विचार वीथी। निम्नलिखित में से डैश मैथिली शरण गुप्त का काव्य नहीं है, तो सही आंसर है इसका कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र रामधारी सिंह दिनकर का काव्य है। रामविलास शर्मा की पुस्तक नहीं है। चारों ऑप्शन में से सही आंसर होगा हिंदी साहित्य की भूमिका। यह रचना आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। बाकी अन्य रचनाएं रामविलास शर्मा की है। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी पुस्तक के लेखक कौन थे? सही आंसर है नंद दुलारे वाजपेयी। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ममता कालिया बादलों के घेरे में। बाकी अन्य सभी सुमेलित हैं, यानी धर्मवीर भारती के द्वारा लिखी गई कहानी, बंद गली का आखिरी मकान, शेखर जोशी कोसी का घटवार, कृष्णा सोबती सिक्का बदल गया। जबकि बादलों के घेरे में ममता कालिया इसकी लेखिका नहीं है, इसकी लेखिका है कृष्णा सोबती। तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सही सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? तो सही आंसर है इसका वत्स। संस्कृत के शब्द तत्सम शब्द कहलाते हैं। सुनीता किसका उपन्यास है? तो सही आंसर है जैनेन्द्र। काफ़ी आसान से प्रश्न है। निम्नलिखित में से एकार्थी है, यानी किसका एक अर्थ है? आयु। ये शब्द इसका अर्थ एक ही है। बाकी अन्य कर का मतलब होता है हाथ और कर का मतलब होता है टैक्स। ऐसे ही अन्य शब्दों के अर्थ हैं। कनक का मतलब सोना, कनक का मतलब धतूरा। ऐसे ही खग का मतलब पक्षी और नक्षत्र। निम्नलिखित में से अनेकार्थी शब्द है। तो देखिए अंक के बहुत सारे अर्थ होते हैं, इसलिए यह अनेकार्थी शब्द है। अंक का मतलब संख्या, गोद, चिन्ह, इसलिए यह अनेकार्थी शब्द होगा। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास भीष्म साहनी का नहीं है? तो सही आंसर है आधा गांव। आधा गांव उपन्यास है राही, मासूम, रज्जा। बाकी अन्य उपन्यास भीष्म साहनी के हैं, इसलिए यहाँ पहला ऑप्शन सही होगा। अनुराग का विपरीतार्थक शब्द है विराग। निम्नलिखित में से यौगिक शब्द छांटिए। तो देखिए शब्द तीन तरह के होते हैं। एक होता है रूढ़ शब्द, दूसरा होता है यौगिक शब्द और आखिरी होता है योग रूढ़ शब्द। तो यौगिक जो शब्द होते हैं वो उपसर्ग प्रत्यय से बने होते हैं, तो इसलिए सही आंसर होगा यहाँ पे दूध वाला। कुल कूल शब्द युग्म का सही अर्थ है। तो कुल का मतलब वंश, कूल का मतलब किनारा। तो तीसरा ऑप्शन सही होगा। रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं? सही आंसर है 3। निम्नलिखित में से कौन सा चंद्र का पर्यायवाची नहीं है? तो यहाँ पर प्रभाकर चंद्र का पर्यायवाची नहीं है, यह सूर्य का पर्यायवाची होता है। बाकी अन्य शब्द चंद्र के पर्यायवाची हैं। महिला आंचल उपन्यास के केंद्र में है पूर्णिया, बिहार। यह फणीश्वर नाथ रेणु का उपन्यास है जो कि 1954 में प्रकाशित हुआ। आंचलिक उपन्यास। अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो अर्थ के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं, विकारी और अविकारी। प्रेमचंद की कहानी नहीं है। सही आंसर है इसका आकाशदीप। आकाशदीप जयशंकर प्रसाद की लिखी गई कहानी है। बाकी अन्य प्रेमचंद की कहानियां हैं। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? देखिए चंद्र बिंदु वाले शब्द सभी तद्भव होते हैं। सही आंसर है इसका ऊंट। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? निर्मल वर्मा आपका बंटी, यह सही सुमेलित नहीं है। बाकी अन्य
कृष्णा सोबती जिंदगी नामा, धर्मवीर भारती गुनाहों के देवता, ममता कालिया बेघर, ये उपन्यास और उनके राइटर हैं। ये सही सुमेलित हैं, लेकिन आपका बंटी मन्नू भंडारी का उपन्यास है, इसलिए यह सही सुमेलित नहीं है। जिस समास में सभी पद प्रधान होते हैं वह क्या कहलाता है? वह होता है द्वंद्व समास। दूसरा ऑप्शन सही होगा। समास के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? तो देखिए 4 ऑप्शन आप देखिए, यहाँ तीसरा ऑप्शन सही होगा। तत्पुरुष समास में प्रथम पद प्रधान होता है। उपसर्ग के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? उपसर्ग का स्वतंत्र रूप से उपयोग होता है? बिल्कुल नहीं, उपसर्ग का स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं होता। उपसर्ग बहुत सारे होते हैं और उनसे नए शब्द जरूर बनते हैं, लेकिन स्वतंत्र रूप से उपसर्ग का प्रयोग नहीं होता, तो यह कथन गलत है। बाकी अन्य सभी सही हैं। कभी कभी शब्द के अर्थ में प्रतिकूलता उत्पन्न होती है, कभी कभी शब्द के अर्थ में विशेष अंतर नहीं आता, इससे शब्द के अर्थ में बदलाव आता है। ये तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं, लेकिन तीसरा स्टेटमेंट सही नहीं है। प्रत्यय वह शब्दांश है जो किसी शब्द के बाद जुड़ता है, तो पहला ही ऑप्शन सही होगा। जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई उसे क्या कहते हैं? उसको कहते हैं विशेषण। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं? तो हिंदी में कुल मिला के 11 सर्वनाम हैं। अब देखिए यहाँ पे एक लाइन है, यह किसके द्वारा दी गई है? सही आंसर है इसका मम्मट। वाक्य विश्लेषण में विधेय के अंतर्गत नहीं आता है, तो विधेय के अंतर्गत नहीं आता है कर्ता। वाक्य रचना के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए चारों स्टेटमेंट आप देखिए तो सही नहीं है। कर्ता की रचना विस्तार को कर्ता के बाद में आना चाहिए, ये बिल्कुल सही नहीं है। कर्ता के विस्तार को कर्ता से पहले आना चाहिए, यहाँ पे ऐसा होना चाहिए था। बाकी सभी स्टेटमेंट सही है। क्रिया विशेषण क्रिया के पहले आता है, संबोधन आरंभ में होता है, क्रिया के विस्तार को विधेय के पहले रखना चाहिए। जिस शब्द से किसी एक वस्तु या व्यक्ति का बोध हो उसे क्या कहते हैं? तो सही आंसर है व्यक्तिवाचक संज्ञा। किस में अयादि संधि है? तो गायक, गे प्लस अक, गायक। संधि कितने प्रकार की होती है? तो संधि 3 प्रकार की होती है मूल रूप से। निम्नलिखित में से कौन सी प्रेरणार्थक क्रिया है? समझाना, ये प्रेरणार्थक क्रिया है। निम्नलिखित में से कौन सा काव्य का अनिवार्य तत्व नहीं है? तो छंद काव्य का अनिवार्य तत्व नहीं है। रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दम काव्यम, यह मत किसका है? तो सही आंसर है जगन्नाथ का। काव्य शास्त्र से रिलेटेड प्रश्न भी हैं। ओहो मेरा सिर फटा जा रहा है, किस प्रकार का वाक्य है? तो यह होगा विस्मयादिवाचक वाक्य। अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद है, विस्मयादिवाचक वाक्य। शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त हो जाते हैं तब कहलाते हैं, तो शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होते हैं तो उन्हें कहते हैं पद। कविता अपने मूल रूप में जीवन की आलोचना है, यह विचार किसका है? सही आंसर है मैथ्यू आर्नल्ड, अंग्रेजी के राइटर हैं, लेखक हैं। निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य कौन सा होगा? सूर्योदय हुआ और कुहासा जाता रहा। तो देखिए संयुक्त वाक्य में और लगा है, योजक लगा है। बाकी अन्य पानी बरसा, यह सरल वाक्य होगा। जो लोग अच्छे होते हैं वे परिश्रम करते हैं, जो की वजह से यह मिश्र वाक्य है। अच्छे लड़के परिश्रमी होते हैं, ये भी सरल वाक्य होगा, लेकिन फोर्थ वाला संयुक्त वाक्य होगा। संयुक्त वाक्य हमेशा योजक से जुड़े होते हैं, तो और यहाँ पे योजक है। निरोग का संधि विच्छेद होगा, नी प्लस रोग, विसर्ग संधि होगा। तीसरा ऑप्शन सही है। पदबंध के संबंध में कौन सा कथन गलत है? चारों ऑप्शन आप देखिए। वाक्य और पदबंध में अंतर नहीं होता, यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही नहीं है। बाकी सब सही है स्टेटमेंट।
कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है, यह कथन किसका है? तो सही आंसर है इसका सुमित्रा नंदन पंत। वह बहुत धीरे चलता है, वाक्य में क्रिया विशेषण अंश को पहचानिए। सही आंसर होगा इसका बहुत धीरे। अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद हैं? तो अर्थ के अनुसार वाक्य के 8 प्रकार होते हैं। रस निष्पत्ति में अनुमति वाद की अवधारणा का संबंध किससे है? सही आंसर है शंकुक। निम्नलिखित में से सात्विक अनुभाव कौन सा है? तो देखिए सात्विक अनुभाव रस के अंतर्गत आता है और यह 8 प्रकार का होता है। सही आंसर है इसका प्रलय। वह पद्य रचना जिसके छंद स्वतः पूर्ण और स्वतंत्र होते हैं क्या कहलाती है? सही आंसर है मुक्तक, यानी मुक्तक रचना में छंद स्वतंत्र रूप से होते हैं। माधुर्य गुण का संबंध किस रस से है? तो सही आंसर है इसका श्रृंगार रस। श्रृंगार रस का स्थायी भाव है रति। मुख्य अर्थ बाधित होने पर जिस शक्ति से मुख्य अर्थ से संबद्ध अन्य अर्थ की प्रतीति होती है उसे क्या कहते हैं? सही आंसर होगा लक्षणा। एको रसा करुणा एवं निमित्त भेदता किसकी उक्ति है? सही आंसर है इसका भवभूति, संस्कृत का स्टेटमेंट है। दीर्घ ऊर्जत टूटत कुटुंब जुरत चतुर्चित प्रीत में है। सही आंसर है रूढ़ी लक्षणा। संचारी भाव की संख्या कितनी मानी जाती है? तो संचारी भाव की संख्या 33 मानी जाती है और इन भावों को व्याभिचारी भाव भी कहते हैं। कहानी का तत्व नहीं है, तो सही आंसर है अभिनय। अभिनय कहानी का तत्व नहीं है, बाकी अन्य कहानी के तत्व हैं। रसो वैसा की अवधारणा किससे संबद्ध है? सही आंसर है तैत्तिरीय उपनिषद। महाकाव्य के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? तो देखिए चारों ऑप्शनों में से इसमें कोई भी रस प्रधान रस हो सकता है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही नहीं है। बाकी अन्य स्टेटमेंट सही है। इसमें 8 से अधिक सर्गों में संगठित होना चाहिए, इसकी कथा विस्तृत होनी चाहिए, इसमें श्रृंगार वीर और शांत में से किसी एक की प्रधानता होनी चाहिए। अद्भुत रस का स्थायी भाव है विस्मय। निम्नलिखित में से संचारी भाव कौन सा है? संचारी भाव हमें पहचानना है। सही आंसर है इसका गर्व, बाकी अन्य अनुभाव हैं। ओज गुण के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो सही आंसर होगा समास का अभाव होता है, या ओज गुण के बारे में कथन सही नहीं है, बाकी सभी स्टेटमेंट सही हैं। मम्मट के काव्य प्रयोजन में कौन सा शामिल नहीं है? शास्त्र का ज्ञान, पहला ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से कौन सा छंद मात्रिक छंद है? तो मात्रिक छंद यानी जिसमें मात्राएं गिनी जाती हैं। सही आंसर होगा चौपाई। व्यंजना के भेद हैं। व्यंजना के शाब्दी और आर्थी 2 भेद हैं। शब्द शक्तियों की बात हो रही है। मम्मट के अनुसार गुणों की संख्या है, तो मम्मट के अनुसार गुणों की संख्या है 3। देखिए काव्य शास्त्र के काफ़ी प्रश्न यहाँ पे देखे जा रहे हैं, व्याकरण और काव्य शास्त्र के। जहाँ शब्द भेद से एक ही बात 2 बार कही जाए वहाँ दोष होता है पुनरुक्तत्व। यथासंभव में कौन सा समास है? अव्ययी भाव। समुद्र का पर्यायवाची है, समुद्र का पर्यायवाची है नीरधि, दूसरा ऑप्शन सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा अर्ध सममात्रिक छंद नहीं है? दुत विलंबित, यह अर्ध सममात्रिक छंद नहीं है। छंद रस से संबंधित काफ़ी प्रश्न हैं,
काव्य शास्त्र से भी यहाँ बहुत सारे प्रश्न देखे जा रहे हैं, तो आप ज़रूर इन विषयों को अपने एग्ज़ाम के लिए तैयार करें। वागीश का संधि विच्छेद होगा, सही आंसर है इसका वाग प्लस ईश, वागीश। तीसरा ऑप्शन सही है। उद्यम का विलोम होगा आलस्य। उपेंद्र वज्रा छंद के एक चरण में कितने वर्ण होते हैं? तो सही आंसर है 11। कारक के अभाव में कार्य होने पर कौन सा अलंकार होगा? विभावना। जिस वस्तु या व्यक्ति के द्वारा भाव जगाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं आलंबन। ये भी रस का प्रश्न है, तो रस से संबंधित वीडियो भी आप हमारे YouTube चैनल के माध्यम से देख सकते हैं, जिसमें हमने विस्तार से व्याख्या कर रखी है। निम्न में से शब्दालंकार है, सही आंसर है यमक अलंकार। बाकी अन्य अर्थालंकार है रूपक, उपमा और उत्प्रेक्षा, जबकि शब्दालंकार में अनुप्रास, यमक, श्लेष और वक्रोक्ति अलंकार होते हैं। सज्जन का संधि विच्छेद होगा सत् प्लस जन, दूसरा ऑप्शन सही है। देखिए यहाँ काव्यांश है और काव्यांश को आप देख सकते हैं पॉज करके, इसे पढ़िए और फिर प्रश्नों के उत्तर देने की कोशिश करें। काफ़ी बड़ा काव्यांश है, आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं। पुल्लिन का अर्थ है, तो सही आंसर होगा तट, पहला ऑप्शन। फिर से देखिए काव्यांश का ही प्रश्न होगा। स्नेह निर्झर में कौन सा अलंकार है? तो रूपक अलंकार होगा, स्नेह रूपी निर्झर, फोर्थ ऑप्शन सही होगा। काव्यांश में आए पिक का अर्थ है, तो पिक का अर्थ होता है कोयल। सकल का अर्थ है, तो सकल का अर्थ होता है पूरा। काव्यांश का केंद्रीय भाव है आत्मचिंतन। गद्यांश पूछा गया है यहाँ पे, तो गद्यांश को भी आप वीडियो पॉज करके पढ़िए और संबंधित प्रश्नों का उत्तर स्वतः देने की कोशिश करें। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? 4 स्टेटमेंट है यहाँ पे, तो गद्यांश के अनुसार सही आंसर होगा श्रद्धा में विस्तार कम है। नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए फिर से गद्यांश का प्रश्न, श्रद्धा के लिए जरूरी है कि मनुष्य हमारे सम्मान का पात्र हो, दूसरा ऑप्शन सही होगा। किसी मनुष्य का अच्छा लगना किसके लिए पर्याप्त है? सही आंसर होगा प्रेम। गद्यांश का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक होगा श्रद्धा और प्रेम। किसी की सुंदर आंख देखकर उसके प्रति हो सकती है प्रीति। अब देखिए फिर से काव्यांश है और काव्यांश को भी आप पॉज करिए, पढ़िए। पहला प्रश्न होगा काव्यांश का, किसके प्रति घृणा का भाव है? तो यहाँ पे धनिकों के प्रति घृणा का भाव है। बालकों के अकुलाने का कारण है भूख। श्वान का आशय है कुत्ता। वसन का अर्थ है वस्त्र। लज्जा वसन में कौन सा अलंकार होगा? लज्जा रूपी वसन, तो रूपक अलंकार होगा। फिर से गद्यांश है, देखिए काफ़ी बड़ा गद्यांश है। वीडियो को पॉज करिए और गद्यांश को पढ़ करके आप भी आंसर देने की कोशिश करें। सही आंसर क्या होना चाहिए? गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक होगा 4 ऑप्शनों में से साधारणीकरण, दूसरा ऑप्शन। गद्यांश में प्रतिपाद्य के संदर्भ में किस आचार्य का उल्लेख है? सही आंसर होगा भट्ट नायक।
उसके साधारणीकरण का अर्थ है में प्रयुक्त, उसके का आशय है आलंबन। कवि वह होता है जो अपनी अनुभूति का साधारणीकरण कर सके। फोर्थ ऑप्शन सही होगा। जिसे हम आलंबन कहते हैं वह किसकी अनुभूति का संवेद्य रूप है? सही आंसर होगा कवि की, तीसरा ऑप्शन। दूरदर्शन के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? चार ऑप्शन देखिए। यह कम प्रभावशाली जनसंचार माध्यम है, यह बिल्कुल गलत है। बाकी अन्य सब सही हैं। यह दृश्य श्रव्य माध्यम है। यह समाचारों का चित्रात्मक प्रस्तुतिकरण है। समाचारों के साथ चित्रों के प्रसारण से समाचार की प्रामाणिकता का संदेह नहीं होता। समाचार संपादन का आयाम नहीं है। घटनाओं की जांच कर दोषियों को दंड देना, यह समाचार संपादन का आयाम नहीं है। बाकी अन्य सुरुचिपूर्ण प्रस्तुतिकरण, समाचारों का चयन, संशोधन और परिमार्जन, यह समाचार संपादन का आयाम है। हर गीतिका छंद के एक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो सही आंसर है 28। प्रिंट मीडिया के बारे में कौन सा कथन गलत है? समाचार पत्र पत्रिकाओं की मांग में घोर कमी आई है, यह बिल्कुल गलत है। इसमें बहुत ज़्यादा मांग बढ़ती जा रही है प्रिंट मीडिया की। जिससे उपमा दी जाती है उसे क्या कहते हैं? सही आंसर है उपमान। खिला हो ज्यों बिजली का फूल, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो सही आंसर होगा उत्प्रेक्षा अलंकार। संभावना व्यक्त की जा रही है। श्रव्य संचार माध्यम और दृश्य एवं श्रव्य संचार माध्यमों को एकीकृत रूप में कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। पत्रकारिता को लोकतंत्र का कौन सा स्तंभ माना जाता है? तो सही आंसर है चौथा। जनसंचार का कौन सा माध्यम श्रव्य माध्यम नहीं है? समाचार पत्र। जनसंचार माध्यमों के बारे में कौन सा कथन गलत है? रेडियो सरकारी नियंत्रण से मुक्त है, यह कथन बिल्कुल गलत है। बाकी अन्य सही है। रेडियो ग्रामांचल की क्रय शक्ति के अनुरूप है। मुद्रण माध्यम की उपयोगिता अभी भी कम नहीं हुई है। भारत के अधिकतम भागों में रेडियो की पहुंच है। अच्छे साक्षात्कार के लिए साक्षात्कारदाता में कौन सा गुण अनिवार्य नहीं है? मुस्कुराहट यह अनिवार्य गुण नहीं है। बाकी अन्य अनिवार्य गुण हैं, जैसे तार्किकता, स्पष्टवादिता, प्रत्युत्पन्नमति। समाचार निर्माण की प्रूफ रीडिंग के संबंध में कौन सा कथन गलत है? प्रूफ रीडिंग बहुत रोचक काम है, यह कथन सही नहीं है। बाकी अन्य कथन सही है। प्रूफ संशोधन के संकेत चिन्हों का ज्ञान होना चाहिए। प्रूफ रीडर को संबंधित भाषा की अच्छी जानकारी होनी चाहिए। प्रेस एक्ट का ज्ञान होना चाहिए। विज्ञापन की भाषा के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? साहित्यिक भाषा हो, विज्ञापन में साहित्यिक भाषा नहीं होनी चाहिए। विज्ञापन की भाषा आकर्षक होनी चाहिए, विश्वसनीय होनी चाहिए और हर विज्ञापन एक पूर्ण बिक्री बातचीत हो। न्यूज डेस्क का प्रभारी कौन होता है? तो सही आंसर है समाचार संपादक। प्रयोजनमूलक हिंदी को क्या कहा जाता है? कामकाजी हिंदी। रिपोर्ताज के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? चार ऑप्शन में से सही आंसर होगा रिपोर्ताज का आकार सीमित होता है, यह कथन सही नहीं है। इसका आधार आंखों देखी घटना या दृश्य है। इसमें फोटोग्राफी के गुण होते हैं, अर्थात शब्दों के जरिए फोटोग्राफी। इसमें कहानी के तत्व भी होते हैं, पर कहानी की कल्पनाशीलता नहीं होती। वृत्त चित्र के लिए तैयार किए जाने वाले आलेख में किसकी प्रधानता होती है? तो सही आंसर है तथ्य। समाचार पत्र के प्रथम पृष्ठ के सर्वाधिक महत्वपूर्ण समाचार को क्या कहते हैं? लीड। फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। साक्षात्कार के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? साक्षात्कार समाचार की जीवंतता में बाधक है। प्रूफ संशोधन में चिन्ह हैश का आशय है स्पेस डालें। वृत्त चित्र और नाटक के समन्वित रूप को क्या कहते हैं? डॉक्यू ड्रामा। फीचर लेखन के संबंध में कौन सा कथन गलत है? चार ऑप्शन आप देखिए।
फीचर लेखन के विषय का दायरा सीमित है, यह कथन गलत है, बाकी अन्य सही कथन है। इसमें लेखक की हार्दिकता और मनोरंजक दृष्टि होती है। यह न तो समाचार लेखन है, न विशुद्ध रचनात्मक लेखन। इसमें मानवीय संवेदना को झंकृत करने की शक्ति पैदा की जाती है। संपादकीय लेखन के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो 4 ऑप्शन में से देखिए पहला ही कथन सही नहीं है। संपादकीय में संपादक निजी विचारधारा को प्रस्तुत करता है, यह बिल्कुल सही नहीं है, बाकी ऑप्शन सही हैं। संपादक व्यक्तित्व और विचारधारा दोनों की अभिव्यक्ति करता है। संपादकीय संपादन का निजी पृष्ठ होता है। संपादकीय का उद्देश्य समाचार पत्र की विचारधारा को प्रस्तुत करना होता है। रेडियो नाटक के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? 4 ऑप्शन में से यथासंभव अधिक पात्र रखना चाहिए, यह बिल्कुल सही नहीं है, बाकी अन्य स्टेटमेंट सही हैं। लंबे वाक्यों के प्रयोग से बचना चाहिए। पात्रों की पहचान रेडियो पर उनकी आवाज़ से होती है। रेडियो नाटक में वाद्य संगीत का प्रयोग होता है। किसी पत्र या पत्रिका के पृष्ठों के कागज पर तैयार किए गए कच्चे प्रारूप को क्या कहते हैं? तो सही आंसर है डमी। रेडियो उद्घोषणा में क्या शामिल नहीं होता? कार्यक्रम का विस्तृत विवरण। समाचार का प्रथम उद्देश्य डैश कहा जाता है? आमुख। दूरदर्शन समाचार की भाषिक विशिष्टता नहीं है। सही आंसर है वाक्य लंबे और क्लिष्ट होने चाहिए। यह दूरदर्शन समाचार की भाषिक विशिष्टता नहीं है। दूरदर्शन के लिए लिखे जाने वाले स्क्रीन प्ले को हिंदी में क्या कहते हैं? सही आंसर है पटकथा लेखन। रेडियो पत्रकारिता के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए दूसरा ऑप्शन सही नहीं है। रेडियो समाचार की समयावधि सीमित होती है, यह सही नहीं है, बाकी स्टेटमेंट सही हैं। रेडियो समाचार सूचनात्मक होते हैं। रेडियो समाचार को हर श्रोता वर्ग को समझने योग्य बनाना जटिल कार्य है। रेडियो समाचार प्रस्तुतिकरण में मुद्रित माध्यम से अलग होते हैं। तो मित्रों अब यहाँ से हमारे सवाल होंगे टीचिंग एप्टीट्यूड के। तो देखते हैं पहला सवाल। निम्नलिखित वाक्य को पूर्ण करने के लिए सही विकल्प का चयन करें। शैक्षणिक जानकारी का डैश के साथ महत्वपूर्ण संबंध है। सही आंसर है शैक्षिक मनोविज्ञान। निम्नलिखित वाक्य को पूर्ण करने के लिए सही विकल्प का चयन करें। उदारता व्यक्ति को डैश होने देती है। सही आंसर होगा चिंतनशील। निम्नलिखित वाक्य को पूर्ण करने के लिए सही विकल्प का चयन करें। श्रुति को संकेतों और उसी प्रकार के निरूपणों को समझने में समस्या होती है, उसे क्या कहा जाता है? तो सही आंसर होगा आंतरिक बाधा। निम्नलिखित वाक्य को पूर्ण करने के लिए सही विकल्प का चयन करें। निम्नलिखित में से क्या टेक्स्ट एडिटर का एक उदाहरण है? वर्ड पैड। आंतरिक पोषक की ओर से उच्च स्तरीय अनुप्रयोग संयोजन निम्नलिखित में से कौन बनाएगा? तो सही आंसर होगा इसका स्थानापन्न सर्वर। निम्नलिखित वाक्य को पूर्ण करने के लिए सही विकल्प का चयन करें। शिक्षक एक विज्ञान है को डैश द्वारा प्रमाणित किया जाता है। सूक्ष्म शिक्षण के द्वारा। रिहान में निम्न कार्य स्मरण क्षमता के लक्षण दृष्टिगोचर होते हैं। उसकी शैक्षणिक उन्नति में उसे सहयोग देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति सर्वश्रेष्ठ होगी? सही आंसर होगा स्मरण भार सरल और कम करना। इन प्रश्नों को आप ध्यान से देखिए, 4 ऑप्शनों को देखिए, ये प्रश्न रिपीट हो सकते हैं। निम्नलिखित वाक्य को पूर्ण करने के लिए सही विकल्प का चयन करें। लैंगिक कर्तव्यों को किस प्रकार वर्णित किया जाता है? सही आंसर है इसका एक विशिष्ट लैंगिकता के लिए स्वीकृत समझा जाने वाला सामाजिक मानकों का एक समुच्चय। आप चारों ऑप्शन को देखिए। निम्नलिखित वाक्य को पूर्ण करने के लिए सही विकल्प का चयन करें। विशेष प्रकार की शिक्षा ग्रहण कर रहे बच्चों के लिए बने विशेष प्रावधान उन्हें संयोगवश डैश होने की अनुभूति करा सकते हैं। भिन्न। निम्नलिखित वाक्य को पूर्ण करके सही विकल्प का चयन करें। प्रसिद्ध व्यक्तियों को डैश द्वारा वर्णित किया जाता है, तो सही आंसर होगा वार्तालाप गतिविधियाँ। सही विकल्प का चयन करना है। एक आकलन रूब्रिक
में मानदंड साझा करना एक रचनात्मक दृष्टिकोण है, क्योंकि यह प्रशिक्षार्थियों को गतिविधि के इच्छित परिणामों के बारे में सूचित करता है। तो पहला ऑप्शन सही होगा। निम्नलिखित वाक्य को पूर्ण करने के लिए सही विकल्प का चयन करें। ग्रीन हाउस प्रभाव डैश का परिणाम है। सही आंसर है वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता। पहला ऑप्शन सही होगा। फिर से रिक्त स्थान की पूर्ति। डैश के सिद्धांत अनुसार एक शिशु के शारीरिक विकास में पैरों की उंगलियों का विकास अंत में होता है। चार ऑप्शन में से सही आंसर है शिरोवक्ष विकास। फिर से रिक्त स्थान की पूर्ति। समावेशी शिक्षा का सिद्धांत और अभ्यास इस बात का समर्थन करते हैं कि डैश सभी छात्रों को भाग लेने का समान अवसर और अपेक्षित सहयोग दिया जाए। तीसरा ऑप्शन सही होगा। गणित विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत वर्गीकृत है? सही है औपचारिक विज्ञान। निम्नलिखित में से क्या गैर वर्णनात्मक सांख्यिकी का एक उदाहरण है? सही आंसर होगा आरेखीय प्रस्तुतीकरण। निम्नलिखित वाक्य को पूर्ण करें। देखिए फिर से, उच्च शिक्षा स्तर पर कला शिक्षण के एकीकरण द्वारा प्रतिफल, आत्मावलोकन और क्रिया को डैश द्वारा समन्वित किया जाता है। तो चार ऑप्शन में से सही होगा सिर, हृदय और हाथ। फिर से देखिए, वाक्य पूर्ण करने के लिए सही विकल्प चुनें। यूजीसी का मुख्य कार्य देश में उच्च शिक्षा के विकास को समन्वित करना है। चार ऑप्शन में से सही होगा विश्वविद्यालयों को निधि का संवितरण करना। आशीष एक अग्र सक्रिय छात्र है और कक्षा में अनेक प्रासंगिक प्रश्न पूछता है। वह कौन सी सर्वोत्तम कार्यनीति है जो शिक्षक अपना सकता है? सही आंसर है चर्चा संस्कृति, अंतर्निविष्ट करना और उसे चर्चा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना। निम्नलिखित वाक्य को पूर्ण करने के लिए सही विकल्प चुनें। पढ़े हुए पाठ्य भाग को समाविष्ट करने का अर्थ डैश भी होता है। तो सही आंसर है पाठ्य भाग का कूटानुवाद करना। तो मित्रों, इस तरह से DSSB PGT हिंदी मेल का यह प्रश्न पत्र समाप्त होता है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए। हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे अन्य वीडियो को अपने आने वाली परीक्षा के लिए आप ज़रूर देखें, जिसमें DSSB PGT TGT हिंदी के प्रश्न पत्र, नवोदय विद्यालय, उत्तराखंड LT, UGC नेट और अन्य बहुत सी प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्न पत्र शामिल हैं। आप उन सभी प्रश्न पत्रों को अवश्य देखें। हमसे जुड़ने और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।